नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य ग्रुप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो पूर्व की क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52, 53 और आर्टिकल 54 का एक विस्तृत रूप में अध्ययन किया था दोस्तों, उसी के आगे की जो कड़ी है, आगे का जो भाग है, वो इस क्लास में हम आपसे साझा करेंगे। तो दोस्तों, हम अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल पढ़ा था। हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन व्यक्ति भाग ले सकते हैं। अब हमें देखना है उससे आगे का जो भाग है 54 के बाद में आर्टिकल 55। और आर्टिकल 55 मेरे प्यारे साथियों बहुत ही एक अच्छा, मैं कहूं कि राष्ट्रपति के टॉपिक में एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की कैसे मतदान होता है उसका ये देखना है हमें। अनुच्छेद 55 और इसमें क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। क्या है जी? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति की चुनाव में कौन सी पद्धति को फॉलो किया जाता है, किस पद्धति के द्वारा मतदान किया जाता है, ये बातें हमें देखना है। तो सबसे पहले 3-4 तो इसके फैक्ट हैं बहुत अच्छे वाले कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, और राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव कौन संपन्न करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। भाई हमने 54 जो अनुच्छेद पढ़ा उसमें देखा था कि जनता ने कोई वोट दिया क्या? नहीं दिया ना। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने उसमें मतदान किया, निर्वाचक मंडल के सदस्य बने। तो जनता के द्वारा जो है क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता द्वारा। कैसे अप्रत्यक्ष? भाई हमने एमपी एमएलए हमने चुने हैं, जनता ने चुने हैं वोटिंग करके, और वो एमपी एमएलए किसको चुन रहे हैं? राष्ट्रपति जी को चुन रहे हैं। इसका मतलब जनता भाग तो ले रही है, लेकिन कैसे भाग ले रही है? अप्रत्यक्ष से, खुद वोट ने डालकर और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वोटिंग करवा रही है। ठीक है दोस्तों, कि चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कितनी ही बड़ी एग्जाम हो, कितनी छोटी एग्जाम हो, लगभग यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों देखिए, जो निर्वाचन पद्धति है राष्ट्रपति की, हमें इस बात को तो भूलना ही नहीं है, आर्टिकल 55 को तो इसको नहीं भूलना है, क्योंकि ये क्या है, इसी में तो दे रखा है निर्वाचन पद्धति। किसकी पढ़ रहे हैं हम? राष्ट्रपति जी की। अब देखिए कैसे क्या होता है। चुनाव की बात हो गई, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जनता अप्रत्यक्ष करती है वोटिंग। देखिए दोस्तों, जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, कौन करता है, किस पद्धति से किया जाता है। इसकी जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? आनुपातिक। कौन सी पद्धति है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय देखिए कई जगह संक्रमणीय भी लिखा रहता है, पर संक्रमणीय शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। संक्रमण, किसका संक्रमण? यहां क्या कर रहे हैं? हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। गुप्त मतदान किया जाता है। मतदान
देखिए चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहे हैं, कैसे होंगे? गुप्त होंगे, पता नहीं लगता कि कौन किसको दे रहा है। जैसे मैं वोटिंग करने गया तो मेरा पता नहीं लगता, हालांकि मैं तो कर नहीं सकता, निर्वाचक मंडल के मेंबर्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, पता नहीं लगता कि किसको इसने वोटिंग किया है। कैसे होता है? गुप्त मतदान होता है, ओपन नहीं होता है, खुला मतदान नहीं होता है, गुप्त होता है। एकल आनुपातिक हस्तांतरणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय। अब इसका सीधा सीधा सा अर्थ समझना है। ये बात तो अपन कर देंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के द्वारा ये चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। मित्रों ये होता क्या है? प्यारे साथियों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से वोटिंग की जाती है, क्या मेथड फॉलो किया जाता है, ये बात हमें समझनी है। सीधा क्वेश्चन आए तो आराम से हो जाएगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। अब देखिए ये एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसका अर्थ क्या होता है? जो वोटर होता है, निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है, वो क्या करता है, वह जो मतदान करने जाता है वो अपनी पसंद के आधार पर वरीयता क्रम में मतदान करता है। इसका क्या अर्थ होता है? एक तो पसंद के आधार पर और वरीयता क्रम में मतदान करता है, तथा चुनाव जीतने वाला जो सदस्य होता है उसे निर्वाचक मंडल में जो सदस्य वोट डाले हैं उन कुल वैध मतों का 50 से +1 मतलब आधे से +1 वोट प्राप्त करना होता है। फिर से देखना कि जो मतदाता होता है, निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है, वो वरीयता क्रम में वह पसंद के आधार पर वोटिंग करता है तथा जीतने वाले सदस्य को आधे से +1 वोट प्राप्त होना चाहिए, अर्थात एक निश्चित निर्वाचित कोटा प्राप्त होना चाहिए। ये इसका अर्थ होता है। दोस्तों अब इसको अपन देखेंगे कि कैसे वरीयता क्रम में किस प्रकार से वोटिंग होता है। अब देखिए क्या होता है, वोट किस प्रकार से, ये देखिए मतदान पत्र है, बैलेट पेपर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता है राष्ट्रपति का चुनाव, अभी भी किससे होता है, वो मतदान जो बैलेट पेपर होता है उसी से होता है। मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि 3-4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, वोट कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं, पसंद और वरीयता क्रम में कैसे वोटिंग की जाती है। एक अलग तरीका होता है, जैसे लोकसभा के सदस्यों में वोट डाले होंगे आपने, सांसद के, विधायक के डाले होंगे, उनका तरीका अलग होता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान किया जाता है उसका तरीका अलग होता है। वो ही तरीका समझना है आपको और मैं आपके सामने बता रहा हूं इसको बड़ा साधारण से। मित्रों 4 मेंबर हैं, ये क्या हो गए, सदस्यों के नाम लिख देते हैं, कोई भी सदस्य लिख दो यार आपका कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार लिख दें अपन, क्या लिखें, बड़ा सारा बना लेते हैं इसको, देखना क्यों कंजूसी करें इसमें। ये हो गया हमारा बैलेट पेपर, ठीक है जी। और मेरे प्यारे साथियों यहां क्या हो गया, उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार, ठीक है। यहां पर क्या होगी, वरीयता या पसंद, ठीक है। अब उम्मीदवार आपके मर्जी में आए उसको बना दो, एक उम्मीदवार है ए, एक है बी और एक है सी और एक है डी, तो नाम रख दो यहाँ पर, गीता, सीता, रीता, नीता, कोई भी नाम रख दो, सुरेश, आपका अजय, कोई भी नाम रख दो, रामनाथ कोविंद है, अब्दुल कलाम है, कोई भी नाम रख दो। 4 उम्मीदवार हैं किसके, राष्ट्रपति के। अब देखिए साहब ये बैलेट पेपर है आपका, ठीक है, उम्मीदवार के नाम छपे होते हैं, इसमें चुनाव चिन्ह नहीं होता है, केवल क्या होता है, उम्मीदवार का नाम होता है। अब जो वोटिंग करने जाता है उसको, जो वोट डालने जा रहा है, और वोट कौन डालेगा, वोट आपको पता ही है निर्वाचक मंडल के सदस्य डालेंगे, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोटिंग करते हैं। अब ये बैलेट पेपर दे दिया, मान लो एक सांसद गया, एमपी गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोटिंग डालने के लिए, तो उसको ये बैलेट पेपर दे दिया कि ये 4 उम्मीदवार हैं, आपको वोटिंग करना है। तो वह उम्मीदवार चारों ही व्यक्तियों को, जितने उम्मीदवार हैं, वह जो मतदाता है एमपी वोट डालने वाला, वह चारों ही उम्मीदवारों को वोट कर सकता है। आपने देखा होगा लोकसभा के मेंबर्स के एक वोट डाला जाता है, एक वोटिंग कर दिया, काम खत्म जी, हो गया। यहां पर चारों उम्मीदवारों को वोट डाल सकते हैं, कैसे,
मैंने बताया ना कि वरीयता और पसंद के आधार पर। अब मान लीजिए एक सांसद वोटिंग करने के लिए गया है, एक एमपी, उसको ये दे दिया गया है कि ये लो जी वोट कर दो। वो गुप्त मतदान करता है, यानी किसी को दिखाता नहीं है, और वह वरीयता पसंद, अपनी पसंद जाहिर करता है, अपनी वरीयता क्रम में बताता है कि मेरी तरफ से राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए। मान लो ये एक एमपी है, इसको ये बैलेट पेपर दे दिया गया है और ये चुनाव कर रहा है। कैसे होगा? इसने कहा कि मेरी तरफ से पहली वरीयता क्रम एक को, कि मेरी तरफ से राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, पहला नंबर ये है, ठीक है। नंबर 2 ये कहता है कि मेरी तरफ से नंबर 2 सी को, इसको बनाया जाए राष्ट्रपति। यदि ये नहीं जीतता है तो मेरी तरफ से कौन जीतना चाहिए, सी। और फिर कहता है कि नंबर 3 कौन है मेरी पसंद, डी। और कहता है कि नंबर 4 मेरी वरीयता क्रम ये है। प्यारे साथियों, इसी प्रकार से सभी एमपी हो चाहे विधायक हो, सभी के सभी जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, सेम इसी प्रकार से वोटिंग करते हैं सबके सब। देखिए ये ए बी सी और डी, ठीक है। ये एक नंबर का बैलेट पेपर हो गया भाई, एक ने डाला वो तो बंद करके मतदान पेटी में डाल के चला गया। दूसरा गया, दूसरे को भी ये दिया। दूसरा भी क्या होता है, ये उम्मीदवारों के नाम हो गए ए बी सी डी चारों। ये दूसरा जो वोटिंग करने के लिए गया है, ये क्या कहता है, ये भी अपनी पसंद के आधार पर वरीयता क्रम में कहता है कि मेरे को इस प्रकार से राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए मेरी तरह से। कैसे? मैंने कहा, इसने कहा कि नंबर 1 मेरी बी पसंद है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 है। इस प्रकार से सभी को वरीयता क्रम में पसंद के आधार पर सभी उम्मीदवारों को वोटिंग करते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होती है प्यारे साथियों, ठीक है। इस प्रकार से अपन भी कई बार कोई चीज होती है कि ये चीज मुझे सबसे पहले मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलती तो ये मिलना जाना चाहिए, और ये नहीं मिलती तो ये मिल जाना चाहिए। उसी प्रकार से अपनी पसंद जाहिर करते हैं और वोटिंग की जाती है। प्यारे साथियों, इस प्रकार से जो निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है वो वरीयता क्रम में पसंद के आधार पर वोटिंग करता है। नंबर 2, इसमें जो मेंबर जो वोटिंग डालने वाला होता है उसका एक वोट नहीं गिना जाता है। क्या नहीं गिना जाता? एक वोट। उसके गिना जाता है क्या? वोट की वैल्यू, वोट का मूल्य गिना जाता है। क्या गिना जाता है? वोट का वैल्यू, मूल्य गिना जाता है। यानी एक सांसद है, उसका एक वोट नहीं गिना जाएगा, उसके वोट की वैल्यू गिनी जाएगी, उसके वोट का मत मूल्य गिना जाएगा। एक विधायक जा रहा है तो उसकी भी क्या गिनी जाएगी प्यारे साथियों? उसका मूल्य गिना जाएगा, उसकी वैल्यू गिनी जाएगी, एक वोट नहीं। यानी एक मेंबर का एक वोट नहीं गिना जाकर उसका मत मूल्य गिना जाता है। और वो मत मूल्य निकालने के लिए आर्टिकल 55 में मेरे प्यारे साथियों कुछ फॉर्मूले हमारे संविधान में दे रखे हैं कि किसका कैसे निर्धारण किया जाएगा मत मूल्य निकालने का। देखिए, एक बात तो क्या है, 1971 की जनसंख्या पर, जनसंख्या को आधार बनाया गया है, को आधार बनाया गया है मत मूल्य निकालने के लिए, बनाया गया है मत मूल्य निकालने के लिए। याद रखना कि किस आधार पर मत मूल्य निकाले जाते हैं? जनसंख्या पे। कौन से वर्ष की जनसंख्या गिनी जाती है? 1971 की जनसंख्या गिनी जाती है। मित्रों, ये कब निर्धारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये निर्धारित किया गया कि 1971 की जनसंख्या को बेस बनाया जाएगा, उसी के आधार पर एक विधायक का, एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। फिर उसके बाद में यहां इसमें संशोधन कब हुआ? 84वां संविधान संशोधन 2001, अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी, और इस एनडीए की सरकार ने क्या किया, ये जो 2000 तक का प्रावधान किया गया था कि 2000 तक ये क्या किया जाएगा, 2000 तक 1971 की जनसंख्या का आधार ही माना जाएगा। पर इसी को 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2026 तक। यानी 2026 तक 1971 की जनसंख्या पर ही एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने देखा कि एक विधायक का एक वोट नहीं गिना जाकर उसका मत मूल्य गिना जाता है, तो वो मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? एक जैसे मान लो राजस्थान के विधायक का मत मूल्य निकालना है तो कैसे क्या किया जाएगा? तो यहां पर राजस्थान के एक विधायक का एक मत न गिना जाकर उसका क्या गिना जाएगा? मत मूल्य। फिर से मैं बार बार बता रहा हूं,
एक वोट न गिना जाकर उसका मत मूल्य गिना जाता है। देखिए, एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र, निकालने का सूत्र, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र। देखिए, एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है जी, बराबर जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं, मान लो अपन निकाल रहे हैं राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का, कहीं के भी, तो सूत्र क्या कहता है, संबंधित, यानी जिस राज्य का, संबंधित राज्य की 1971 की कुल जनसंख्या, ठीक है जी, कुल जनसंख्या, ठीक है, संबंधित राज्य की 1971 की कुल जनसंख्या का योग, ठीक है। नेक्स्ट, इसके नीचे बटा में क्या आएगा, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का योग, यानी जिस राज्य की निकाल रहे हैं, संबंधित राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है। अब प्यारे मित्रों यहां क्या आ जाएगा, भाग में 1000 आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। एक विधायक का मत मूल्य देखिए, संबंधित राज्य की 1971 की कुल जनसंख्या का योग, ऊपर तो ये लिख दिया, नीचे क्या लिखना है, संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, वहां के विधानसभा है उसके जो टोटल मेंबर हैं, जो निर्वाचित मेंबर हैं, उनकी सदस्य संख्या, और भाग में क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया। अब दोस्तों एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं इसको निकाल के दिखाता हूं। देखिए, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है जी। अपन देखे वो फॉर्मूला ही, यहां क्या लिख दिया, एक विधायक का मत मूल्य, कहां का विधायक, राजस्थान का एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, 1971 की जनसंख्या कहां की, उस राज्य की, तो अपन कहां के निकाल रहे हैं भाई, हम निकाल रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की 1971 की जनसंख्या हमें बताना है, और ये 1971 में राजस्थान की जनसंख्या थी 2,57,65,000। 1971 की जनसंख्या राजस्थान की कितनी थी, 2,57,65,000। अब नीचे क्या है, संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, तो राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। भाग में फॉर्मूला क्या कहता है जी, 1000, ठीक है जी। इनको जब हम काटते हैं मित्रों तो आता है 128.8 और 2, यानी राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है जी, 128.82। इसको राउंड फिगर में अपन कितने मान लेते हैं, 129। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना हो गया है जी, 129। इसी फॉर्मूले से समस्त भारत की विधानसभाओं के सदस्यों की, हम यूपी का निकालना चाहें तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य, यहां 1971 की जनसंख्या कहां की लिखेंगे, उत्तर प्रदेश की, विधानसभा सदस्यों की संख्या कहां की लिखेंगे, उत्तर प्रदेश की, भाग 1000। फिर ऐसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा यदि बात की जाए भारत में सबसे अधिक विधायक का मत मूल्य, विधायक सबसे अधिक विधायक का मत मूल्य,
क्वेश्चन आता है। तो किसका है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य कितना हो गया प्यारे साथियों? 208 है। भाई राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 208 है। और सबसे कम की बात करें भारत में, सबसे अधिक की बात की, सबसे कम की बात करें तो मेरे मित्रों कहां का है? सिक्किम का है। और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। इसी प्रकार से हम बात करें, दो राज्य हैं, झारखंड झारखंड और तमिलनाडु। तमिलनाडु, यहाँ के विधायक का एक विधायक का मत मूल्य बराबर है। इसका भी 176 है और इसका भी 176। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा? राजस्थान वाले का आपको पता है जी, 129 होगा। सबसे अधिक यूपी के, यानी पूरे भारत में कितना है जी? 208 है। सबसे कम का भी आपको पता है जी। सबसे कम की बात करें तो किसका है? सिक्किम का है। और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना है जी? 7 है। इस प्रकार से 100 आपने विधायक का मत मूल्य निकालना सीख लिया है। अब प्यारे साथियों, भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में, 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है। और किसमें है आपको पता है? दिल्ली है, पुदुचेरी है, और आपकी अभी वर्तमान में हाल ही में गठित हुआ वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। यहां अभी परिसीमन चल रहा है। मतलब टोटल जो विधानसभाओं की संख्या कितनी है? विधान सभाओं की संख्या कितनी है जी? 28 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब 31। और 31 से कुल विधायक कितने चुने जाते हैं? कुल विधायक चुने जाते हैं 4120। कितने चुने जाते हैं? 4120 चुने जाते हैं। अब आपको पूछा जाए कि 4120 विधायकों का मत मूल्य कितना होता है? तो 4120 विधायकों का मत मूल्य होता है 5,49,474 होता है। कितना होता है? 5,49,474 होता है। नेक्स्ट देखिए, एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? एक सांसद अपने विधायक का निकाल लिया, एक सांसद का मत मूल्य देखिए भाई कैसे निकालते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है, एक सांसद का मत मूल्य। ठीक है जी। अब यहां क्या लिखेंगे? सभी विधायकों का कुल मत मूल्य, यानी जो टोटल 4120 विधायक हैं पूरे भारत के, उनका सभी का मूल्य कितना है? यानी सभी विधायकों का कुल मत मूल्य। ठीक है जी। नेक्स्ट नीचे क्या आएगा? सभी संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी संसद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अब देखिए अपन ने निर्वाचक मंडल में पढ़ा था कि टोटल कितने हैं। अब देखिए यहां पर सभी विधायकों का मत मूल्य, मतलब मैंने अभी बताया था 4120 का कितना होता है? 5,49,474 होता है। ठीक है। अब एक सांसद का मत मूल्य निकाल रहे हैं, तो एक सांसद का मत मूल्य बराबर देखना क्या होता है, ऊपर क्या लिखा जाए? सभी विधायकों का कुल मत मूल्य कितना है? सभी विधायकों का 5,49,474 है दोस्तों। सभी सभी संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के कितने हैं? 543 निर्वाचित हैं, 233 किसके हैं? राज्यसभा के। मतलब कितने हुए? 776। और दोस्तों इनको काटते हैं तो आता है 708। मतलब एक विधायक, एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? 708। ये याद रखना है। एक सांसद
का मत मूल्य, ठीक है, कितना है जी, 708 है, ठीक है, 708 एक सांसद का मत मूल्य। तो 776 जो सांसद हैं इनका मत मूल्य कितना होगा, एक का कितना हो गया, एक से गुणा कर देंगे इसको, 776 जो सांसद हैं इनका टोटल का मत मूल्य कितना होगा, तो एक का 708 होता है तो इनको गुणा कर लेंगे, इनका होगा मेरे प्यारे साथियों 5,49,408, ठीक है, 5,49,408 होता है। इस प्रकार से आप सभी ने देखा है कि हम सभी सांसदों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब मैंने कहा था ये तो वोटिंग कर दी, और विधायकों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब जीतने के लिए एक निश्चित निर्वाचित कोटा प्राप्त होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक सरपंच चुनाव लड़ता है तो 10 खड़े होते हैं और 10 में जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है वही सरपंच बन जाता है। ऐसे विधायक का होता है, जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है वही विधायक बन जाता है, और जो सांसद होता है उसको भी ज्यादा वोट। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, एक निश्चित निर्वाचित कोटा प्राप्त करना होता है प्यारे साथियों। और निश्चित निर्वाचित कोटे में क्या होता है कि जो टोटल वोट होते हैं, कुल वैध मत होते हैं खारिज मतों को हटाने के बाद, तो उनमें से आधे से प्लस 1 वोट मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जैसे टोटल वोट पड़े 104, ठीक है जी, 104 वोट लोकसभा में इसके राष्ट्रपति के चुनाव में पड़े हैं, ठीक है, इसमें से 4 वोट क्या हो गए, खारिज हो गए, 4 वोट खारिज हो गए, ठीक है साहब, ये खारिज कर दिया जी। अब क्या है वैध वोट कितने बचे, 100 वोट क्या बचे, वैध मत, यानी खारिज मतों को हटा दिया गया, वैध मत कितने बच गए, 100। अब देखिए एक निश्चित निर्वाचित कोटा मतलब आधे से प्लस 1, 4 मेंबर हो चाहे 5 हो, लेकिन ये जो टोटल वैध मत हैं 100, इनका आधे से प्लस 1 मतलब आधे से प्लस का 1 का मतलब हो गया 51 वोट जब तक किसी उम्मीदवार को नहीं मिलता है, जब तक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है। तो आपको याद रखना है इन सब चीजों को। देखिए कैसे निकालते हैं, निर्वाचित कोटा, निर्वाचित कोटा, निर्वाचित कोटा, ये देखना है कैसे, कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या, मतों की संख्या, ठीक है जी। फिर क्या आएगा नीचे, रिक्त पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या, ये फॉर्मूला है, प्लस संविधान में दे रखा है +1, यहां भी क्या आ जाएगा +1। अब प्यारे साथियों देखना, हम मान लेते हैं कि वैसे तो अपन ने अभी निकाला है कि 5,49,474, ये वोट तो किसके हैं, विधायकों के, मतलब 4120 विधायकों के, 776 जो सांसद हैं उनका वोट कितना है, 5,49,408। ये है आपके सामने कि ये वोट सांसद का और आपका विधायकों का। अब यदि हम इस फॉर्मूले से एक निश्चित निर्वाचित कोटा निकालें तो कुल वैध मतों की संख्या, तो टोटल वैध मत कितने हो गए, इनको जोड़ लेंगे हम तो कितने हो जाएंगे, 10,98,882, 10,98,882 वोट हो गए, ठीक है। अब एक निश्चित निर्वाचित कोटा निकालते हैं, ये हो गया, ऊपर क्या लिखें, कुल वैध मतों की संख्या, मान लेते हैं टोटल वैध मत की हैं कितने, 10,98,882, ठीक है जी। अपने पूरा डाटा वो ही रखा है जो अभी फिलहाल में है। रिक्त पदों की संख्या, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब रिक्त पद कितने होंगे, एक ही होगा, एक, प्लस फॉर्मूला में क्या दे रखा है, एक, इसको अपन क्या कर दें, 2, यहां पर क्या कर दें 1, क्योंकि फॉर्मूला कहता है 2 से प्यारे मित्रों इसको काटा गया तो इसकी जो काटने पर क्या आएगा, इसमें 5,49,441, ये आधा हो गया। अब प्लस क्या कर दें, 1 कर दें तो 5,49,442, जिस व्यक्ति को वोट मिलेंगे वही विजेता घोषित होगा। आपको मैंने बताया कि खारिज वोट, वैध मत क्या होते हैं, खारिज वोट, देखिए ये बेल्ट पेपर है, ये A B C D,
किसी ने क्या कर दिया कि यहाँ पर वरीयता क्रम कर दी, ये खारिज हो गया। एक मान लो कोई विधानसभा भंग है तो उसके वोट खारिज हो जाएंगे, ठीक है, वो शामिल नहीं किए जाते। तो इस प्रकार से एक निश्चित निर्वाचित कोटा निकाला जाता है, आधे से प्लस 1 वोट मिलता है, वही व्यक्ति जीतता है। यदि पहली गणना में नहीं जीता है तो दूसरी गणना की जाती है, और दूसरी में भी नहीं जीता तो तीसरी चौथी तक गणना, जब तक आधे से प्लस 50 प्लस 1 का कोटा नहीं मिलता, जब तक राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतता है। तो अब हमने इस क्लास में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। इससे आगे का पार्ट है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।